जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख एग्जाम तक वॉरियर्स। दोस्तों, अभी आपको पता है कि तीनों एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं आज के पटवारी के। तो तीनों शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, हम उसकी बात कर लेते हैं कि तीनों शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन है किस लेवल तक थे। दोस्तों, आज के कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे ना, इजी टू मॉडरेट गए थे। जो भी दोस्त जो है मेरे पास व्हाट्सएप टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजे हैं ना, सब क्वेश्चन मैं यहाँ कराने वाला हूँ तीनों शिफ्ट के। ठीक है ना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डीडीए की एनालिसिस लगातार चल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जिस टॉपिक से ना, उसी टॉपिक से तीनों शिफ्ट में मिला जुला कर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। और कुछ अपने मन से भी मैं एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि कल के लिए जो है अगले पटवारी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, कह रहा है एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई। एक आयत की लंबाई क्या हो गई? 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई। जो चौड़ाई थी वो 20% क्या कर दी गई? कम कर दी गई। ठीक है ना। लंबाई थी 30% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 20% कम कर दी गई। तो कह रहा है क्षेत्रफल पर परसेंट प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पर क्या ज्ञात कीजिए? परसेंट प्रभाव ज्ञात कीजिए। चीजों को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जब एक बार घटे एक बार बढ़े, या एक बार बढ़े एक बार घटे, तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं? आपको पता होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है ना। तो x ये बढ़ रहा 30 रखेंगे, ये घट रहा तो वहां पे माइनस लगाएंगे, -20, फिर प्लस एक्स वाई, फिर प्लस 30 इंटू -20 अपान 100। ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? 30 में से 20 गया 10, प्लस ये 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -600 अपान 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 10 प्लस माइनस -6, 10 में से 6 गया 4। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल जो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा वो 4% का दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 4% प्लस के साथ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, कह रहा है पहली तथा दूसरी संख्या। जी हाँ दोस्तों, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं बोल दे रहा हूँ रेंडमली, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, देखते हैं ध्यान से। क्या रहा दूसरा क्वेश्चन? पहली तथा दूसरी संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है ना। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है, तो तीसरी संख्या को दोस्तों हमने मान लिया 100। तीसरी संख्या को मान लिया 100। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है, तो ये 20% कम है, तो 100 का 20% कम नहीं 80 हो जाएगा। ये 40% कम है तो 60 हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा पहली तथा दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20 और 40 कम है, ये 20 कम है, 20 कम है तो 80 हो जाएगा। ये 40 कम है तो 60 हो जाएगा। तो पूछ रहा दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या ये है, ठीक है ना, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या दोस्तों पहली से 20 कम है ना, 20 बटे दोस्तों तुलना इससे किया जा रहा है पहली से, तो नीचे 80 रहेगा, इंटू 100 करते हैं, तो 21 जा 20, 24 जा 80, 4 1 जा 4, यहाँ पे 25%। कितना हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25%। कितना हो जाएगा? 25%। तो दोस्तों, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक है ना। एडवांस मैथ तो थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ज्यादा अर्थमेटिक ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन आया था, हुआ था दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का। ध्यान से उस क्वेश्चन को बता रहा हूं आपको। चलिए, एक क्वेश्चन था जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। कह रहा था ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है,
ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। बी 9 दिनों तक काम करता रहा, बी 9 दिनों तक काम करता रहा, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 20 और 12 का जो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते तो 60 हो जाएगा, यही हो जाता है टोटल वर्क दोस्तों। यहाँ पे इफिशियंसी निकालते हैं, 20 से 60 में डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 12 से 60 में डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक दिन में काम करना है दोस्तों, ठीक है ना। एक दिन में ए 3 काम कर रहा है और एक दिन में बी 5 काम कर रहा है। अब कर रहा है बी 9 दिनों तक काम करता रहा। बी दोस्तों एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 पचे 45 काम, ठीक है ना। बी अगर एक दिन में 9 काम 5 काम करता है, तो 9 दिन तक काम करता रहा, तो दोस्तों 9 दिनों में 9 पचे 45 काम करेगा, ठीक है ना। कितना काम करेगा, 9 पचे 45 काम करेगा। तो कह रहा है बचा हुआ काम है कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो वर्क था वो था 60, बचा कितना, बचा काम हो गया दोस्तों 60 माइनस 45, बचा काम कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, बचा काम कितना होगा 15, बचा काम कितना होगा 15। और ये कह रहा है ये जो बचा हुआ काम है 15, ये कितने दिनों में करेगा, तो एक इफिशियंसी हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 5, 15, तो इसका राइट आंसर कितना होता है 5 हो जाता है, ठीक है ना। ये दोस्तों तीनों शिफ्ट के दोस्तों मिला जुला कर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में हो नहीं आया हो, सेकंड शिफ्ट नहीं आया हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आए हुए। डाटा हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो दोस्तों, मैं मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। चलिए क्वेश्चन आप खोल लेते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। सोलह व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कार्य को 40 दिनों में पूरा, उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में, 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे, ठीक है ना। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, ध्यान से समझिएगा। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 40 दिनों में काम को पूरा करना, तो कितने आदमी लगेंगे, हमने माना x आदमी लगेंगे, कितने x, तो 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर 4 कम 4 4 चौके 16, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने चाहिए दोस्तों 4, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बता रहा हूँ। दिन भर क्वेश्चन खोजता हूँ, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन मिलता है तो मैं डाटा लेकर शाम को आता हूँ, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले दोस्तों एग्जाम में। आप देखिए जो कल जो भी मेरा रिव्यू देखे होंगे ना, उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये वाला रिव्यू आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, यहाँ पे देखिएगा, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपए में बेचता है। प्रत्येक कितने बेचता है, 8400 रुपए में। कितने बेचता है, प्रत्येक 8400 रुपए में बेचता है, और उन पर ना लाभ कमाता और ना ही हानि, यानी कि 84 रुपए में जब बेचता है तो उस पर ना हानि होता ना लाभ होता है, तथा तब उनमें से एक को 20% के लाभ पर, यानी कि 8400 में बेचता है, तो दोस्तों तो एक पर 2 पर बेचता है, एक पर लाभ होता है एक पर हानि होता है, तो कर एक पर 20% लाभ होता है, दूसरे पर कितने परसेंट हानि होगा, ध्यान से समझिएगा। या भी लिखेंगे पहले वाले बैल के लिए, पहले वाले बैल के लिए
यानी कि 8400 रुपए में 2 बैल को बेचता है। एक पर क्या होता है 20% का लाभ होता है। ओवरऑल उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। लेकिन जब एक को बेचता है तो 20% का लाभ होता है, तो दूसरे पर घाटा हुआ होगा ना। तो पहले वाले बैल के लिए अगर हम 20% का वैल्यू निकालें दोस्तों, 20% का 1/5 होता है, यानी कि 5 का था, यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिख देंगे एसपी, यानी कि 5 का था और 1 रुपया ज्यादा 6 में वो बेचा होगा, ठीक है ना। 1 रुपया ज्यादा कितने में बेचा होगा, 6 में। लेकिन हम दूसरे वाले बैल की बात करेंगे, दूसरे वाले बैल की, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 8400 पर बेचता है। ध्यान से चीजों को समझिएगा, प्रत्येक 8400 पर बेचता है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तब भी 6 में बेचेगा, और दोस्तों यहाँ पे लॉस हुआ है तब भी 6 में ही बेचेगा, क्योंकि उसने क्या रखा है, प्रत्येक 8400 में बेचता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान हो रहा है दूसरे पे। दोस्तों यहाँ पे 7 रुपए का खरीदा होगा, 6 में बेचेगा तभी तो 1 का नुकसान हो गया। यहाँ इतना 5 का खरीदा था, 6 में बेचा था, 1 का फायदा हुआ था। दोस्तों यहाँ 1 का नुकसान होगा तब तो बराबर होगा, ना लाभ होगा ना हानि। आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों 1 रुपया का घाटा हुआ। 1 रुपया घाटा किस पे, 7 पे, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 7 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 14 से 2/7% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो एग्जाम एनालिसिस जो भी वीडियो है DDA 2020 में सब पड़ी हुई हैं, जाकर देख लीजिए। टेलीग्राम पे अभी तक अगर आप नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाए, ठीक है ना। दोस्तों काफी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों जुटाना पड़ता है, ठीक है ना, और तब जाके शाम में पूरा का पूरा रिव्यू हो पाता है, तो फिर मुश्किल ही रहता है, ठीक है ना। और एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है किसी के लिए भी। क्वेश्चन 6 की बात करें, एक समय थोड़ा सा टाइम दे देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे पड़ जाए। कह रहे हैं 3 संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 6, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:10 है, ठीक है ना। 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:10 है, और इनका योगफल दिया था 54। इनका योगफल कितना दिया था, 54। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 3 संख्या है जो कि 3:5:10 के अनुपात में है, और इनका योगफल 54 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इनका योगफल 54 दे रखा है ना, तो हम इनको ऐड करेंगे। 10 5 15, 15 3 18, 18 दे रखा है, लेकिन 18 का वैल्यू यहाँ पे 54 है। कितना है, 54 है। यहाँ पे कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स अधिक हो गया। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या 3 है ना, तो ये भी 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाता है 9। कितना हो जाता है, राइट आंसर 9 हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है ना। कोई ट्रेन है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है, तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है ना। तथा उसको बंद कर दो, तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। चलिए ठीक है, तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से चीजों को देखिएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 3 सेकंड में, 3 सेकंड इधर आ रहा है, कितनी दूरी यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा दोस्तों, 3 सेकंड में जा रही है दोस्तों 42 मीटर। कितना मीटर, 42। तो 1 सेकंड का डिफरेंस हो जाएगा 3 14 जा, यानी 1 सेकंड का दोस्तों डिफरेंस हो रहा है 14 मीटर। 1 सेकंड में डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, 14 मीटर। अब देखिए यहाँ पे, या तो आप इसमें लेके चलो या तो आप इसमें लेके चलो। 1 सेकंड में 14 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना चलेगी, 15 गुणे 14, 15 चौको 60, 15 करने 15 6 21, 210 मीटर। कितना चलेगी दोस्तों, 210 मीटर, जिसमें से 120 मीटर क्या दोस्तों, 120 मीटर यहाँ पे किसकी लंबाई है,
प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों क्या करेंगे, 210 है ना, 120 घटा देंगे तो 90 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 90 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। रुको 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। और डीडीए 2020 में सारी क्लासेज हैं, अगर आप किसी भी मतलब डीडीए के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो सारी वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए आप एक सर्किल बना दिया, क्या बना दिया दोस्तों, सर्किल बना दिया। कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, यानी कि इसकी दूरी 8 मीटर ही होगी। चलिए ठीक है। इसके अंदर बने, वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे कोई वर्ग बना होगा इस तरीके से, क्या बना होगा, वर्ग बना होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से चीजों को समझिएगा, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है ना। तो ये एक वर्ग बना ना, यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां से लेकर यहाँ पे ओ है, तो इसको पूरा मिलाएंगे तो यहाँ पे एक विकर्ण बन जाएगा, यानी कि जिसको हम बोल देंगे डायगोनल, क्या हो जाएगा, डायगोनल। जो डायगोनल होगा दोस्तों वो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये 8 है तो ये भी 8 ही हो जाएगा, तो 8 और 8 मिलकर 16 सेंटीमीटर। विकर्ण हो जाएगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, अर्थात जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, तो 1/2 विके गुणे विकर्ण 16 है, अर्थात 16 गुणे 16, तो 2 कम 2, 2/16, 16/128 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 128 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको आना चाहिए कि आप कर कैसे पा रहे हो, ठीक है ना। कह रहा 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5 लड़कों, लिख दिया दोस्तों कॉपी पर, खुद लगाइए। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, खड़ी पाई। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी 8 लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों सेशन को आप सभी लोग लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा 5 लड़कों की औसत आयु, देखिए 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 5 का हम 12 में गुणा करेंगे तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जो देखिए औसत, कुल औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत, तो हमने 5 का 12 में गुणा किया 60 हो गया। तथा 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 है, तो ये जाएगा 16 3 48। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, 8 लड़कों की औसत आयु, तो सभी 8 जो बॉयज है ना, इनका जो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्या एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो यहाँ पे योगफल 60 आ रहा है, यहाँ पे योगफल कितना 48 आ रहा है, और किससे भाग देंगे दोस्तों, 8 से, क्योंकि जितने बॉयज या गर्ल्स का आप एवरेज निकालते हो उसी से डिवाइड करते हो। ओके, तो 8 से डिवाइड कर दे, कितना हो जाएगा 8, 6 और 4 10 अपॉन 8, 108/8, यही हमारा राइट आंसर। तो 2 से काट, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ 27 हो जाएगा, यानी कि 27/2 भी आया होगा, या फिर कितना दिया होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, 13.5, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 10,
दोस्तों एक जो है CI आया हुआ था, क्या आया हुआ था, CI, तो उसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा एक जगह क्वेश्चन दूसरा का लिखा उस चीज को, तो टाइम दीजिए। मिल गया दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन था जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। ये क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी धन पर 3% की दर से, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी धन पर 3% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 54 रुपया है, क्या हो, 54 रुपया है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब 2 वर्ष के लिए देता है तो डी बराबर लगाता है PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। डी से डिफरेंस हो जाता है, पी से हो जाता है आपका प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, और आर से हो जाता है रेट, ठीक है ना। कह रहा है यदि किसी धन पर 3% की दर से, आर की जगह पे 3/100 का होल स्क्वायर दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अर्थात डिफरेंस 54, तो 54 कर दिए, तो मूलधन ज्ञात करो अर्थात पी ज्ञात करो। तो हम इसी को देख लेते हैं। तो 54 इज इक्वल टू पी, 3/100 2 बार है तो 2 बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और क्या रहेगा डियर, यहाँ पे पी का जो वैल्यू निकलेगा ना, ध्यान से देखिएगा, 54 जो ये डिवाइड करते हैं इधर आके मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे ऊपर है तो वो नीचे आ जाता है, बस 3 × 3, 3 1 जा 3, 3 18 जा 54, 3 1 जा 3, 3 6 जा यहाँ पे आ जाएगा। तो पी का जो वैल्यू निकलेगा वो 6 और 2 और 2 4 0, ये हमारा दोस्तों 1 2 3 4, पी बराबर मतलब 60,000 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। सारे के सारे दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है, बस आप सभी लोग कितना कैच कर पाते हो ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन 11 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 11 था दोस्तों, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक एनुअली, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपए कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 24-20 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सुन लीजिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपए कितने वर्षों में 24-20 हो जाएगा। चीजों को समझिएगा, यहाँ पे 2,000 रुपए की बात कर रहा है ना, 2,000 रुपए कितना हो रहा है, 24-20 हो रहा है, ठीक है ना। 2,000 जो रुपीज है वो 2,420 हो रहा है। तो जब 2 साल के लिए रहे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने मतलब क्लास लिया था आपके लिए DDA में, और वही क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहा है यार, बता नहीं, पूरा देख लीजिए ना, मजा आ जाएगा, 30 मिनट का वीडियो है। तो डेली यहाँ से क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए रहे तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना, बोले तो वर्गमूल निकालना है। 3 ईयर का रहेगा तो क्यूब रूट अर्थात घनमूल निकालना है। तो 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब ये काट दिए तो क्या बचेगा, 2 से काटेगा 100 आ गया, 2 से काटेंगे 121 आ गया। 2 साल का है ना, 2 से यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 121 का हो जाएगा 11। तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा किस पे, 10 पे, 100 का गुणा कर देंगे बस 10% हमारा दोस्तों क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 10% दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पूछ क्या रहा था, कितने वर्षों में 24, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, समय पूछ रहा था ना थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक होगा, कितने वर्षों में होगा ना। तो दोस्तों देखिए ये कटा ना, तो जब इसका स्क्वायर रूट बना, देखिए 100 का स्क्वायर रूट 10 और 121 का रूट 11 होता है। तो देखो दोस्तों जब यहाँ पे रेशियो बना स्क्वायर का ना, स्क्वायर रूट बना है ना, तो जब भी स्क्वायर रूट बनेगा तो हम 2 साल क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। अगर ये रहता 1000 और यहाँ पे रहता दोस्तों 1331, तो 1000 का घनमूल 10 होता है और 1331 का 11, तो यहाँ पे 3 साल लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 12 की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों कम समय में ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना आपको, ताकि आपके कल आपका एग्जाम हो, पटवारी का जब आगे एग्जाम हो, यानी कि जब हो आपका पटवारी का एग्जाम जैसे के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
क्वेश्चन 12 की तरफ आ जाए। कह रहा है यदि कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यदि कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। चीजों को समझिएगा। माना धन दोस्तों 1 था, कितना हो जाएगा 2.25 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहली बात इस पॉइंट को हटाने के लिए ना हम पॉइंट को हटा देंगे और नीचे 100 ला देंगे, बस कहानी खत्म करिए। पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 आप 0 लिख दीजिए नीचे। फिर क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 और यहाँ पे 225। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 2 वर्ष के लिए रहेगा बताओ, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 100 का स्क्वायर रूट 10 और 225 का होता है दोस्तों 15। तो यहाँ पे देखिए 5 ज्यादा है ना, 5 और 5 यहाँ नीचे 10 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 10 5 जा 50। तो 50% हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। 50% हमारा क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, एक सवाल ये आता दोस्तों इजी लेवल का, इस तरह से क्वेश्चन था, इसको तो यार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 जा 2 और ये 3, या फिर ऐसे कर सकते हो 1 + 1 - 1 फिर प्लस 1/2 प्लस 3/4 - 1/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, अलग से आ जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आप उन्हें इजिली कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन 14 को हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था परसेंटेज का, किसी वस्तु का मूल्य पहले 75 रुपया था। ठीक है ना, किसी वस्तु का मूल्य 75 था, पहले मूल्य में जो है क्या की गई 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या। चीजों को समझ लीजिएगा, 20% पहले बढ़ा है तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है। पहले बढ़ाया गया ना, यानी कि पहले जो है पहले 5 से देखिए 20 पहले जो मूल्य था दोस्तों वो 75 था, लेकिन बढ़ने घटने के बाद कितना मूल्य वो पूछ रहा है। हाँ, किसी वस्तु का मूल्य 75 था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। पहले 5 था, बढ़ाया 5 से 6 हुआ, फिर अगली बार 5 था, एक कम कर दिया 4 हुआ, तो ये 55 25 और ये 6 चौके 24। ठीक है ना, पहले वस्तु का मूल्य 25 था तो 25 का वैल्यू 75 दिया, यानी कि 3 गुना अधिक है। तो दोस्तों ऐसे ही बाद में जो मूल्य वो भी 24 दिया 72 रुपए। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना यार, इनको तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है ना, इनको आप इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट था, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए थे। कितने, 40% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है डियर, 40% की। कितने, एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है, कितना 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और क्या होता है 25 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक हमने माना दोस्तों 100 है, 100%। तो कह रहा है देखिए 40% लाता है, परीक्षा में पास होने के लिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए था। ठीक है ना, पास होने के लिए 40% चाहिए था। उधर अगर इधर परसेंटेज में पास होने के लिए इतना चाहिए था तो उधर भी जो वैल्यू आ रहा है वो भी पास होने के लिए चाहिए। 175 लाता, 25 से फेल हो जाता है, तो 200 अगर आता तो पास हो जाता ना। यानी कि जो देखिए दोस्तों 40% पास होने के लिए इधर चाहिए, तो इधर 175 लाता है, 25 अगर और लाता तो 200 हो जाता। तो यानी कि 40% का वैल्यू 200 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 से कम, 40% 200 और 100% का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 500। तो इस तरीके से 500। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट मतलब सिर्फ में एनालिसिस उसका भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे एग्जाम तक वॉरियर्स बैजनाथ सर के साथ। लाइक डिसलाइक का मतलब सिलसिला आप जारी रखिए। ठीक है ना, अच्छा लगता है आप लाइक या डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
बस आप सभी लोग एग्जाम क्रैक करिए, ठीक है ना। बस यही एक एम होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई एम ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स वैष्णव सर के साथ।